तो बच्चे एक्चुअल में क्या होता है, हम लोगों ने रिफ्रैक्शन एट ग्लास लैब पढ़ रखा है पहले, इससे पहले रिफ्रैक्शन एट ग्लास लैब पढ़ रखा है। तो ग्लास लैब में जैसे मान लो ये ग्लास लैब है, इस पे लाइट जाती है, रिफ्रैक्शन होता है, ऐसे लाइट रे जाती है। अगर लाइट रे ना हो तो बीम, अगर पूरी बीम की बात करो तो बीम ऐसे जाएगी, इस तरीके से बीम हमारी ट्रेवल करेगी, लाइट बीम। अगर कोई फ्लैट सरफेस होता है, फ्लैट सरफेस पे लाइट बीम जाती है, ऐसे जाती है, उसका थोड़ा सा पाथ चेंज हो जाता है, बट वो निकलती पैरेलल ही है। थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं अच्छे, ये बीम और ये बीम पैरेलल होगी, बट हम इसके बारे में डिस्कशन क्यों करना चाहते हैं। देखो अच्छे, फ्लैट सरफेस पे जब लाइट रे पड़ती है तो बीम रिफ्रैक्ट तो हो जाती है, मतलब उसका पाथ तो चेंज हो जाता है थोड़ा सा, बट वो जो फाइनल पाथ होता है और जो इनिशियल पाथ होता है वो आपस में पैरेलल होता है। ये कहानी किसकी है? फ्लैट सरफेस की है। किसकी है? फ्लैट। बट अगर फ्लैट सरफेस ना हो, यहाँ पर स्फेरिकल सरफेस या कर्व्स, कोई भी कर्व सरफेस हो, कैसा सरफेस हो, कर्वेचर हो, तो उसमें ऐसा देखने को भी मिलता है कि बीम कन्वर्ज भी हो सकती है और बीम डाइवर्ज भी हो सकती है। यहीं से लेंस की कहानी की स्टार्टिंग होती है कि लेंस का प्रिंसिपल इसी फिनोमेना पे बेस्ड होता है। अब एक्चुअल में क्या है कि आखिर इस फिनोमेना से लेंस कैसे बनते हैं और आखिर में ये किस तरीके से काम आता है, ये आपको बताते हैं। देखो अच्छा, मेरे को चश्मा पहन रखा है, मेरी आईज प्रॉपरली नहीं देख पाती क्योंकि आई डिफेक्ट है, दूर का नहीं दिखता, मुझे मायोपिया है, ठीक है। अब ये चश्मा मेरी किस प्रकार से हेल्प करता होगा, थियोरेटिकली बता सकते हो क्या करता होगा? जो देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, हमारी आई में, इधर देखो बच्चे, इधर हमारी आई में लेंस लगा होता है, मतलब भगवान ने हमारी आई को लेंस लगा के भेजा हुआ है। एक्चुअली जो दूर से रेज आ रही होती हैं, उस रेज की इमेज बने, रेटिना पे बने, तो हमारी आई में भगवान ने लेंस लगा के भेजा हुआ है। बट अगर कोई डिफेक्ट होता है और रेटिना पे फाइनल इमेज नहीं बन पाती है, तो उसके लिए हमको स्फेरिकल लेंसेज यूज़ करने पड़ते हैं। अब वो लेंस क्या करता है कि जहाँ इमेज बन रही होगी उसकी पोजीशन शिफ्ट करके उसे फाइनली जहाँ बनना चाहिए वहाँ उसकी लोकेशन क्या कर देता है, चेंज कर देता है। मतलब कि अगर मान लो कोई बीम, इधर देखो बच्चे, कुछ इस तरीके से आई में चलता है। ये थोड़ा सा अच्छे में, मेरा डायग्राम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट एक्चुअली क्या है कि मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक, ये आई लेंस है, ये मान लो बीम आ रही है, इधर देखो बच्चे। अब चक्कर क्या है बच्चे, ये इसको कन्वर्ज करके, मतलब जैसे भी करके ऐसा यहाँ पे इमेज बन जाती है। अब मान लो कोई आई डिफेक्ट है और इमेज फाइनली पीछे नहीं बन पा रही है, तो लेंस उसको फाइनली उसी पोजीशन पे बनाने की कोशिश, मतलब बना देता है, तो हमको दिखाई दे देता है। मतलब वो क्या करता है, जो इमेज बन रही है उसकी पोजीशन को क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है। अब इमेज की पोजीशन को शिफ्ट करने का मतलब ये है कि जहाँ लाइट कन्वर्ज कर रही है उसको हटा करके उस बीम को, उसकी कन्वर्जिंग पॉइंट को चेंज कर देता है। जहाँ कन्वर्ज हो रही है उसकी जगह दूसरी जगह कन्वर्ज करा देगा। जैसे मान लो बच्चे, इधर देखो, इधर देखो बच्चे, इधर देखो बच्चे, लेट अस टेक एग्जांपल लेते हैं। ये किसी पर्सन को मायोपिया है, जैसे मान लो मुझे मायोपिया है, तो मायोपिया में मेरी कहते हैं कि आई बॉल का साइज बढ़ गया, जो भी मान लो आई बॉल का साइज बढ़ गया है, रेटिना यहाँ था, रेटिना शिफ्ट हो गया पीछे, अब इमेज नहीं बन पा रही रेटिना पे, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं कोई एक ऐसा लेंस यूज़ करूँगा जो बीम का कन्वर्जिंग पॉइंट यहाँ से चेंज करके पीछे कर देगा। तो मैं यहाँ पर कनकेव लेंस यूज़ करूँगा। क्यों बच्चे कनकेव क्यों यूज़ करूँगा? क्योंकि उसको थोड़ा डाइवर्ज करके पीछे बनाना है, ठीक है। क्योंकि जो कनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है। कैसा होता है? डाइवर्ज, बीम को पीछे शिफ्ट कर देता है। कोई एक बीम जैसे यहाँ बन रही हो, अगर यहाँ पर आपने कन्वेक्स लेंस लगा दिया तो ये उसको पहले ही कन्वर्ज कर देगा क्योंकि कन्वर्जिंग नेचर का होता है, और अगर कनकेव लगा दिया तो क्या कर देगा,
डाइवर्ज करके वो पीछे बनेगी ऐसे। अब ये जो बीम है, इस बीम का नाम कन्वर्जिंग बीम है। जो बीम थी, ये जो स्टार्टिंग में बीम आ रही थी, कन्वर्जिंग बीम थी। हमारे आँखों में भी जो बीम बनती है वो कन्वर्जिंग बीम होती है, पैरेलल रेज नहीं होती है, कन्वर्ज, क्योंकि हमारी आई लेंस उसको क्या कर रहा होता है, कन्वर्ज करके एक जगह पर फोकस करा रहा होता है। ठीक है, तो ये कहानी बच्चे थोड़ी सी समझ में आई। तो आखिर लेंस से क्या फ़ायदा, लेंस क्या करता है, उस बीम का पॉइंट मतलब कन्वर्ज या डाइवर्ज करके उसका फोकस का पॉइंट चेंज करता है, जहाँ वो मिलने वाली है वहाँ चेंज कर देता है। और इधर देखो बच्चे, अब डाइवर्ज में देखो बच्चे एक्चुअली क्या है, इस बच्चे का क्वेश्चन ये है कि सर डाइवर्ज में तो रेस बढ़ जाती है। अगर पैरेलल रेज होती है बच्चे, इधर देखो, अगर पैरेलल रेज होती है, इधर देखो, अगर रेस कैसी हो, पैरेलल हो, तो वो डाइवर्ज हो जाती है। बट यहाँ पर सुनो, यहाँ पर दो लेंस लगे हैं, एक आँखों का लेंस लगा हुआ है और एक कौन सा लगा हुआ है, दो लेंस लगे हुए हैं। तो दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन काम करता है। क्या काम करता है, ये लेंस क्या करवा रहा है, कन्वर्ज, और ये क्या करा रहा है, ये पहले अगर कन्वर्ज करा दे रहा है तो हमें थोड़ा डाइवर्ज करके पीछे कन्वर्ज कराना है। ठीक है बच्चे, आँखों का भी तो लेंस होता है, आँखों में भी तो लेंस होता है ना। वो बिल्कुल ही खराब हो गया तो देखो बच्चे, हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते किसी भी चीज़ के बारे में। इधर देखो बच्चे बोर्ड पे, अब आपको मेनली कहानी समझ में आ गई, इधर कहानी समझ में आ गई कि लेंस मेनली किस तरीके से काम करता है। लेंस है, हम बीम जहाँ कन्वर्ज हो रही है उसका पॉइंट चेंज कर सकते हैं। क्या ये फ्लैट सरफेस से पॉसिबल है? लेंस देखो बच्चे, लेंस जो होते हैं, जैसे ये लेंस है, ये लेंस कौन सा लेंस है, कन्वेक्स, ये कनकेव। इनके जो सरफेसेस होते हैं फ्लैट नहीं होते, कैसे नेचर के होते हैं, स्फेरिकल नेचर के होते हैं। क्या अगर फ्लैट लेंस यूज़ करें, ग्लास स्लैब जैसा कुछ यूज़ करें, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? वो तो सेम यूज का बात हो देखो बच्चे, ग्लास स्लैब का काम ये होता है, वो किसी भी बीम को कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं कर सकती है। वो क्या कर सकती है, सिर्फ पाथ क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। जबकि अगर स्फेरिकल सरफेस होते हैं तो स्फेरिकल सरफेस उस बीम को कन्वर्ज या डाइवर्ज भी कर सकती है। तो ये समझ में आया बच्चों थोड़ा सा? तो अब एक्चुअली क्या है बच्चों, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि जो स्फेरिकल सरफेस है वो बीम को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है। तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को इसका डेरिवेशन पढ़ना पड़ता है कि किस हिसाब से ये फिनोमेना देखने को मिलता है, कैसे देखना मिलता है। तो स्टार्टिंग में जब मैं डेरिवेशन कराऊंगा तो अच्छे से आप लॉजिक मत ढूंढना, बाद में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस पढ़ने की ज़रूरत ये होती है कि हमारे जो भी लेंसेज होते हैं, जैसे मान लो बच्चे हमारा कोई कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस के अंदर जैसे मान लो एक सिंपल कन्वेक्स लेंस है हमारा ये। अब इसके अंदर क्या होता है बच्चे, दो स्फेरिकल सरफेस हैं, ये एक स्फेरिकल सरफेस है और ये दो। तो जब हम लोग किसी पर्सन ने लेंस पहन रखा है तो दो बार लाइट रिफ्रैक्ट करती है, एक बार इस स्फेरिकल सरफेस से और एक बार इससे। तो एक्चुअली क्या होता है, जितने भी आप लेंसेज देखोगे जो हम लोग पहनते हैं, ये स्फेरिकल सरफेस से बने होते हैं। कैसे बने होते हैं, स्फेरिकल, क्योंकि फ्लैट सरफेस से तो आप किसी भी बीम को कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं कर सकते हो। अब इसलिए हमको रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस पढ़ना पड़ता है और उसका डेरिवेशन करना पड़ता है। स्टार्ट करते हैं बच्चे हम लोग डेरिवेशन, ठीक है। तो बच्चे लिखते जाना, मैं बाद में। बच्चों हमें रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का डेरिवेशन देखना है जल्दी से। तो इसे आप समझ लो बच्चे एक बार को, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। देखो बच्चे, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना क्योंकि डेरिवेशन कर रहे हो। ये एक पॉइंट है, यहाँ से लाइट रे जा रही है। जब लाइट रे जाएगी, जब एक मीडियम से N1 मीडियम से N2 मीडियम में एंटर करेगी तो लाइट रे रिफ्रैक्ट कर जाएगी, लाइट रे यहाँ पहुँच रही है। अभी लॉजिक मत पूछना, अभी सिर्फ डेरिवेशन देख लो, लॉजिक हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये इसकी यहाँ इमेज बन रही है मान लो। तो मान लो ये स्फेरिकल सरफेस है, u हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v हो गया इमेज डिस्टेंस। ये कर्व है, हर कर्व का कोई ना कोई सेंटर होता है। मान लो ये जो कर्वेचर इसका सेंटर ये है, इसे कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमारी डेरिवेशन जो चालू हो रही है उसका स्टार्टिंग में एक्चुअली कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल्स वगैरह से हम मेनली मैथमेटिकली जोग्राफिकली करेंगे, ज्योमेट्रिकली सॉरी। तो देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है कि हमारे पास यहाँ पे तीन ट्राइंगल्स हम लोग लेंगे, NOM, NIM, NCM, ये तीन ट्राइंगल्स हम लोग लेंगे। इन तीनों ही ट्राइंगल में जो हमने लिए हैं, एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल, इसमें हम tan थीटा ले लेंगे, tan थीटा।
tan theta of this, tan theta of this, tan theta of this, tan NOM, tan NCM, tan NIM, tan NOM, tan NCM, tan NIM। tan थीटा हमेशा क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर बाय बेस। tan NOM में परपेंडिकुलर क्या होगा, MN परपेंडिकुलर होगा और OM बेस होगा। NCM में इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर MN होगा, बेस ये हो गया MC, और इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। तो तीनों ही ट्राइंगल में हमने क्या किया, tan थीटा लगा दिया। अब देखो जी, जब एंगल स्मॉल होता है तो tan थीटा थीटा के बराबर होता है। कैसे होता है एक बार आप सर से पूछ लेना, मैं भी अगर आपको टाइम होगा तो बता दूंगा। फॉर स्मॉल एंगल्स tan थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। रेडियंस में इन फॉर्म ऑफ रेडियंस tan थीटा थीटा के बराबर होता है। तो tan की जगह आप थीटा ले सकते हो सिर्फ, जैसे यहाँ आपने tan की जगह थीटा, सिर्फ थीटा थीटा ले लिया। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर क्या है कि हम बात करेंगे इधर देखो बच्चे, इस ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की, ये ट्राइंगल की, देख रहा है जो मैंने राइट से मार्क किया। अब देखो बच्चे, ये जो ट्राइंगल हम लेंगे इसमें क्या होगा, इस एंगल और इस एंगल का जो सम होगा इसके बराबर होगा। हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपनी छोटी क्लास में, कहा था जैसे मान लो एक ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल है, इसमें अंदर के जो दो एंगल का सम होगा वो इसके बराबर होगा, तो इसका सम इसके बराबर होगा। तो ये एंगल कौन सा हुआ, ये हुआ NOM, ये क्या हुआ NCM, ये I के बराबर हो गया। ठीक है, ऐसे एंगल I आ गया। फिर हमने क्या किया, NOM की जो वैल्यू थी, यहाँ से NOM की वैल्यू ये आई थी और NCM की वैल्यू ये आई थी, ये यहाँ लिख दी, इसमें लिख दी, ये हमारा ये बन गया, ये इक्वेशन हमारी बन गई। ये मान लो हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है अच्छे, अब हम क्या करेंगे अच्छे, ये हमारे ट्राइंगल ले लिया था हमने, अब हमारा बचा हुआ ट्राइंगल, बचाओ क्या पार्ट बचा, ये तिरछा सा अजीब सा ट्राइंगल बचा। कौन सा ट्राइंगल बचा, ये बच गया, ये पोर्शन। अब इसमें भी हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, इसका सम, इधर देखो इसका सम बाहर वाले के बराबर का, इसका सम इसके बराबर होगा, क्योंकि वो तो दूसरे इसमें लगाया था ना, इसका सम इसके बराबर होगा। अब इसका सम इसके बराबर होगा, इसका सम इसके बराबर होगा। अब ये क्या होगा बच्चे, ये इसकी वैल्यू ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा NI NCM, ये NCM के इक्वल इस और इसका सम होगा R प्लस NIM, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, इसका सम इसके बराबर होगा। ठीक है, इनकी वैल्यूज लिख दी हमने। क्या है ये वाला R हो गया, ये क्या हो गया NIM, R प्लस NIM किसके बराबर होगा, NCM के बराबर। बट हमको R चाहिए, हमको क्या चाहिए R। अगर हमको R चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के उधर भगा देंगे, तो ये इधर आ जाएगा, R किसके बराबर हो जाएगा NCM माइनस NIM। अब वही NCM की वैल्यू और NIM की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दी, ये हमारा एंगल आ गया R। ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। अब देखो बच्चे, कहीं भी रिफ्रैक्शन होता है, चाहे फ्लैट सरफेस पे हो चाहे स्फेरिकल सरफेस पे हो, स्नेल्स लॉ तो हमेशा वैलिड होता ही होता है। स्नेल्स लॉ क्या होता है, N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin I। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत स्मॉल होते हैं तो साइन थीटा को भी अप्रॉक्सीमेटली थीटा ले सकते हैं। अगर एंगल छोटे हो तो टेन थीटा को भी थीटा ले सकते हैं और साइन थीटा को भी क्या ले सकते हैं, थीटा ले सकते हैं। तो साइन थीटा की जगह ये क्या हो जाएगा N1 I, ये हो जाएगा N2 R। I की जो वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी फर्स्ट इक्वेशन से, ये पुट कर देंगे, और R की जो वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पुट कर देंगे। अब देखो अच्छे, इसमें इस इक्वेशन में क्या है, दोनों से MN कॉमन ले लेंगे इधर से उधर से, और MN काट देंगे। कटने के बाद क्या होगा, N1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा N1 बाय OM, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा N1 बाय MC, और इसको N2 बाय MC, और ये हो जाएगा N2 बाय MI। अब क्या है, ये इक्वेशन तो आ गई, बट इसमें वैल्यूज पुट करनी है हमें। OM क्या है, OM है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव -u। MI क्या है, इमेज डिस्टेंस, क्या लेते हैं, पॉजिटिव। और MC क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम क्या करेंगे बच्चे फाइनली स्टेप में, इधर देखो बोर्ड पे, ये वैल्यूज क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। तो N1 बाय OM क्या होगा बताना, बोलो, -u प्लस N1 बाय MC R इज इक्वल टू N2 बाय R माइनस V।
एक काम करें, आर आर वाले को एक साथ कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू, ये क्या हो जाएगा N2 माइनस N1 बाय आर, कॉमन ले लेंगे इसको। जब इसको रीअरेंज करेंगे बच्चे इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा, ये रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, मेनली डेरिवेशन तो आप हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला स्टार्ट कर रहे हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला का एक्सप्रेशन चालू कर रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, देखो बच्चे लेंस मेकर फॉर्मूला का हम लोग एक्सप्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम किसी लेंस की बात करते हैं तो लेंस में दो बार रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, जब लाइट रे लेंस में एंटर कर रही होती है और फिर जब लाइट रे लेंस से बाहर जा रही होती है। अब जैसे मैंने चश्मा पहना हुआ है, इसमें भी दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार लाइट रे लेंस में जा रही है, दूसरी बार लेंस से बाहर जा रही है। तो ये एक फिगर है जो दिखा रही है कि देखो यहाँ एयर है, मान लो ये लेंस है, फर्स्ट टाइम यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, सेकेंड टाइम देखो कौन से सरफेस पर रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पर, फिर यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, एक बार जब यहाँ से यहाँ एंटर हुई, फिर यहाँ से जब बाहर जा रही। तो दो बार आपको देखने को मिलता है रिफ्लेक्शन किसी भी लेंस के केस में। अब चक्कर क्या है बच्चों कि जब हम इसकी स्टडी करते हैं, डीप स्टडी, तो हम दोनों सरफेस पे अलग अलग रिफ्रैक्शन को दिखाते हैं और इसकी स्टडी करते हैं। अब देखो अच्छा, ये जो फिगर है ये NCERT के हिसाब से है प्रॉपर जैसा उन्होंने शो किया, बट मुझे इसमें कुछ चीज़ें अटैच करनी पड़ेंगी जो आपको समझाने के लिए मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी। देखो अच्छे, एक्चुअली क्या हुआ, जब फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन हुआ, जैसे यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ हुआ, तो मान लो इमेज इसकी कहीं यहाँ बनती, जिसे मैं नाम दे देता हूँ I1। अगर मान लो ये मैंने क्यों बनाया, अगर मान लो सिर्फ एक ही बार रिफ्रैक्शन होता, दो बार ना होता, तो इमेज कहाँ बनती, यहाँ। अब क्या हुआ बच्चे, जब जैसे मान लो लाइट रे देखो ऐसी जा रही थी, इधर देखो अच्छे से देखना बोर्ड पे, कोई बोलेगा नहीं बीच में, लाइट रे ऐसे जा रही थी, यहाँ अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो लाइट रे सीधी 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 ऐसे चली जाती, बट क्या हुआ यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ तो ये फिर से बेंड हो गई और लाइट रे कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। अगर एक ही बार रिफ्रैक्शन होता तो इमेज किधर बनती, इधर, बट क्योंकि एक बार रिफ्रैक्शन हुआ यहाँ, फिर यहाँ हो गया, तो फिर से इमेज, फिर फाइनल इमेज कहाँ बन गई, यहाँ बन गई। ठीक है, समझ में आया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। फाइनल इमेज मतलब फाइनल इमेज दो बार रिफ्रैक्शन की वजह से बनती है, समझ रहे हो बच्चे। हमने यहाँ आई जो दिखाया है वो फाइनल इमेज है, और I1 वो इमेज बनती जब अगर सिर्फ एक ही बार रिफ्रैक्शन देखने को मिलता। अब कभी कभार कई बच्चे पूछ लेते हैं सर क्या ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि एक ही बार रिफ्रैक्शन होता, दो बार ना होता, हो सकता था। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक सर्कमस्टांस की हम बात करते हैं, अगर मीडियम चेंज होता ही नहीं, अगर मीडियम सेम रहता है, इधर देखो बच्चे, सर ये भी दिखाना जरूरी है एक बार रिफ्रैक्शन होना है। रुको बच्चे, इधर देखो, मान लो ये देखो, ये एक मीडियम में एयर और ये मीडियम में ग्लास। अब यहाँ लाइट गई, यहाँ मीडियम चेंज नहीं हुआ दूसरा, बस ग्लास लाइट गई एयर से सीधे सीधे ग्लास में चली गई, बस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई, तो दो बार रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला। बट यहाँ हमने क्या किया, हमने इसको यहीं ग्लास को यहीं तक रखा, ग्लास को यहीं तक रखा ना, तो फिर दोबारा जब ये यहाँ लाइट जा रही थी फिर से इसको रिफ्लेक्शन का सामना करना पड़ा, तो दो बार रिफ्लेक्शन हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, दो बार रिफ्लेक्शन हुआ, एक बार होता तो लाइट रे यहाँ जाती, दो बार दोबारा यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने की वजह से लाइट रे फाइनली यहाँ बन गई। तो अगर एक ही बार रिफ्लेक्शन होता तो इमेज I1 पे बनती, वरना फाइनली इमेज अभी किस पे बनी, I बनी। अब हमने क्या किया, हमारे पास तीन फिगर हैं जो हमको शो करनी है बोर्ड में, जरूरी। एक तो ओवरऑल फिगर, बाकी दो फिगर वो जो फर्स्ट सरफेस पे रिफ्लेक्शन हुआ, और दूसरी फिगर वो जो सेकंड सरफेस पे रिफ्लेक्शन हुआ। तो पहले सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन की फिगर है वो ये है, ये फिगर कहाँ से ली गई है, ये फिगर हमने रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस से ली गई है। ठीक है बच्चे, ये फिगर कहाँ से ली गई है, रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। अब क्वेश्चन ये आता है कि बच्चे कहते हैं कि सर ये ना फिगर इससे मैच नहीं कर रही है, ये इससे मैच नहीं कर रही है। अब एक्चुअली क्या है बच्चे, देखो ये जो फिगर्स हैं वो कैसे कैसे बनाई गई हैं, ये कैसे बनाई गई और ये क्या मान के बनाई गई, इसको समझना। अगर मान लो हम इसमें दो बार रिफ्लेक्शन नहीं मान के चल रहे हैं, हम ये बस मान के चल रहे हैं लाइट N1 मीडियम से लाइट N2 मीडियम में गई, उसके बाद लाइट N2 मीडियम से बाहर कहीं नहीं जा रही है, सिर्फ क्या हुआ N1 से N2। लास्ट क्लास में हमने जो डेरिवेशन किया था जिसका नाम था रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, उसमें हमने यही माना था कि लाइट N1 से N2 जा रही है, उसके बाद तीसरे दोबारा से वापस नहीं आ रही, तो फिगर कैसे बनती है, ऐसे बनती ना। वो बात अलग है कि हमने क्या किया, लेंस जब बनाया तो लाइट रे अच्छा खासा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई,
और ऐसे जाती, बट हमने लेंस को क्या कर दिया, उसका जो ग्लास है उसको यहाँ तक लिमिट कर दिया। तो जो लाइट यहाँ से सीधा जा रही थी वो फिर से क्या कर गई, रिफ्लेक्ट कर गई। तो फाइनली इमेज कहाँ बन गई, यहाँ की जगह कहाँ बन गई, यहाँ बन गई, समझे। वरना अगर मीडियम दूसरा ना होता, मतलब दोबारा से जैसे एयर से ग्लास फिर ग्लास से एयर ना होता, तो लाइट कैसे जाती, रे ऐसी बनती, डायग्राम ऐसा बनता। कोई डाउट बच्चों इस चीज़ में कि मतलब जैसे लाइट अगर N1 से N2 जा रही है तो इस तरीके से रिफ्लेक्शन हमको देखने को मिलता, ये हमारा कुछ फिगर देखने को मिलती। तो फर्स्ट फिगर ये हुई, ठीक है। अब हम दिखाते हैं आपको सेकंड फिगर। सेकंड फिगर देखते ही बच्चे काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली फर्स्ट फिगर तो फिर भी रिफ्लेक्शन रेट स्फेरिकल सरफेस में देखने को मिलती है। लास्ट क्लास में हमने देखी थी थोड़ी बहुत इमेज, समझ में आती है कि भाई रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लाइट ऐसे जा रही है टर्न करके, बेंड होके। ये सरफेस में इसमें बच्चों को समझ नहीं आता ये दो लाइन क्यों ड्रॉ की है। एक्चुअल में क्या हुआ बच्चे, सेकंड स्फेरिकल सरफेस में हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है कि देखो एक्चुअल में लाइट रे कहाँ जा रही थी, अगर दूसरी बार रिफ्लेक्शन ना होता, अगर दूसरी बार रिफ्लेक्शन देखने को ना होता, ये ग्लास का सरफेस यहाँ तक ख़त्म ना होता, यहीं तक ख़त्म हो गया, अगर ये कंटिन्यूएशन में चलता तो लाइट रे यहाँ जाती। वो तो ये है कि ग्लास यहाँ तक ख़त्म हो गया, इसके बाद क्या आ गई, एयर आ गई, तो इमेज यहाँ की जगह क्या बन गई, अब दोबारा रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ बन गई। तो एक्चुअल में क्या होता है कि हमने ये माना कि जो इमेज यहाँ बननी थी वो कहाँ बन गई, यहाँ बन गई, किसकी वजह से, सेकंड टाइम रिफ्लेक्शन होने की वजह से। समझे या नहीं समझे, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ क्योंकि चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है, फर्स्ट टाइम समझने में दिक्कत भी होती है। बताना ये ग्लास स्लैब मतलब जो दूसरा वाला बनेगी वो कहाँ बनेगी, वाला समझ नहीं आया वो चीज़। देखो बच्चे मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक बार समझ लेना, बाकी आप रिकॉर्डिंग में देख लेना, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा इस चीज़ को, दो बार तीन बार जान करके। लाइट रे यहाँ पर दो बार रिफ्लेक्शन फेस करती है, पहले जब वो एयर से ग्लास जाती है, फिर वो ग्लास से एयर जाती है। बट जब हम लोग इंडिविजुअल स्टडी करते हैं तो हम ना दोनों बार को कंबाइन नहीं स्टडी करते हैं। हम ये मान लेते हैं कि एयर से ग्लास में ही जा रही है, जैसे मान लो एयर से ग्लास में जा रही है, हमने मान लिया कि ग्लास से एयर में नहीं जा रही है। अगर एयर से ग्लास में जा रही है तो इस तरीके से वेव रे होती, ऐसे जा रही होती, ठीक है। वो बात अलग है कि ग्लास सिर्फ यहीं तक है, तो फिर से उसको ग्लास से फिर से बाहर क्या जाना पड़ेगा, एयर में जाना पड़ेगा, तो दोबारा उसको रिफ्लेक्शन सहना पड़ेगा। तो जब उसको अगर वो दोबारा रिफ्लेक्शन ना सहती तो इमेज यहाँ बनती, पर दोबारा रिफ्लेक्शन हुआ तो दोबारा यहाँ से बेंड करके इधर बनेगी, तो फाइनली इमेज कहाँ बन गई, आई पे बन गई। तो फर्स्ट फिगर ये शो कर रही है कि फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में रे जा रही है, तो ऐसे हमारा फिगर बन रही है कि मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इमेज I1 पे बनती, बट एक्चुअली I1 पे बनेगी नहीं, क्योंकि क्या होगा, सेकंड टाइम रिफ्लेक्शन होगा क्या, ये सरफेस एयर है, ये मान लो ग्लास है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, इसको इनक्लोज कर दिया, क्या कर दिया भाई। अब यहाँ तक जो रे जा रही थी, अब इसके बाद जैसे ही ग्लास से अब एयर जाएगी, फिर से क्या इसको देखना पड़ेगा, बेंडिंग। तो ये लाइट रे ऐसे ना जाके कैसे चली जाएगी, बेंड होके किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। देख रहे हो बच्चे, क्योंकि मीडियम चेंज हो जा रहा है, लाइट रे को दोबारा से बेंड होना पड़ेगा, वो I1 पे नहीं जा पाएगी, वो कहाँ पे जाएगी फाइनली, आई पे, क्योंकि दोबारा से उसको ग्लास से एयर में जाना पड़ेगा। ये समझ में आ गया चाहिए, आ गया ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, कुछ चीज़ें रटनी भी जरूरी है, बट कुछ कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि फिगर आई कहाँ से। और इसमें खासकर ये चीज़ किसी बच्चे को ढंग से समझ नहीं आती कि ये क्या दे रखा है I1 और I1 इमेज होती अगर दूसरी बार रिफ्रैक्शन नहीं होता। कोई नहीं बच्चे, बट एनसीईआरटी ने ऐसा ड्रॉ किया इसलिए हम ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं, हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम मैंने एज इट इज एनसीईआरटी को कॉपी किया। आप डॉटेड सही कह रहे हो, बिल्कुल डॉटेड बनाना चाहिए था, मैंने यहाँ डॉटेड दिखाया है, बट एनसीईआरटी ने इसको ऐसे ही दिखाया ना, एरो दिखाया, मैंने ऐसे ही कॉपी कर दिया, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के हिसाब से इसलिए चलता हूँ कि एनसीईआरटी से मार्किंग सी बनती है, ठीक। छोड़ो, एनसीईआरटी में ऊपर वाली नहीं बनाई, बट मुझे समझाना तो पड़ेगा ना आपको, तभी मैंने सुनो, तभी मैंने आपको बनाते वक्त ये नहीं बनाया था, बट बाद में समझाने के लिए चलो कोई नहीं, ठीक है, कोई इतना टेंशन नहीं। अब देखो, अब यहाँ पर भी बच्चों को ये दिक्कत होता है, ये I1 से I क्या चक्कर है, अगर दोबारा रिफ्रैक्शन ना होता तो ये I1 पे जाती, बट अब कहाँ बन रही है, I पे। तो ये दो स्फेरिकल सरफेस है, एक जो स्फेरिकल सरफेस जिसमें लाइट एंटर कर रही है और जिस स्फेरिकल सरफेस से लाइट बाहर जा रही है। हमने ये एक लेंस माना है, ये लेंस कौन सा शेप का है बताना, कॉन्वेक्स है कनकेव है, हमने कन्वेक्स लेंस मान करके ये डेरिवेशन स्टार्ट किया। हाँ बच्चे बोलो। ए वाले में भी I1 ले लिया, हाँ बच्चे, ए वाले में भी देखो सर I1 ले लिया,
I1 दिखाने के लिए लिया यार। ये I1 R1 ये वाला C1 के बाद I1 ले लिया। हाँ तो यहाँ पे I1 के लिए सर कुछ और लोग भाई एक बार हुआ है ना, यही तो है, एक ही बात, ये सही तो है और क्या है। अच्छा, अगर समझ गया। दोबारा रिफ्रैक्शन ना होता तो इमेज कहाँ बनती? I1 पे देख रहे हो ना, ये सेम ही तो है। I1 ये I1 और ये तीनों I1 क्या है? सेम है। अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो यहाँ बनती, बट क्या हुआ, दोबारा रिफ्रैक्शन हुआ, एयर से गई ग्लास में, फिर ग्लास से कहाँ जा रही है? एयर में। अब क्या होगा, जो इमेज एक्चुअल में अगर रिफ्रैक्शन ना होता I1 पे बनती, वो कहाँ बन रही है? अब I पे बन रही है। फाइनल इमेज कहाँ बन रही है? I पे। ये समझ में आ गया बच्चे? तो हमारा दो स्फेरिकल है। अब देखो बच्चे, कहीं कहीं हम समझते हैं, कहीं कहीं हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है। आपको लॉजिक समझ में आ गया? अब दिमाग मत लगाना, अब इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना। मतलब आपको फिगर समझ में आ गई ना, क्या कहानी कट रही है। इन दोनों को मिला करके ये फिगर बनती है, इन दोनों को कंबाइन करके ये फिगर बनती है। अगर इन दोनों को मर्ज कर दो, अटैच कर दो अच्छे से, तो ये फिगर फाइनली हमें दिख जाती है। ये इसको पार्ट में तोड़ दो तो ये आ जाती है, ठीक है। एक्चुअली क्या, अब देखो अच्छे बोर्ड पे देखो। अब क्या है कि हमें इनका एक्सप्रेशन निकालना है, ज़्यादा दिमाग मत निकालना बच्चे, ध्यान सुनना। बता दो बस कि जो पहली फिगर है उसमें इवन दिखाना पड़ेगा कि नहीं दिखाना पड़ेगा? क्या बच्चे कहते? इवन दिखाना पड़ेगा। वो I1 सॉरी I1 देखो बच्चे, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। कोई डेरिवेशन में बहुत ज़्यादा डीप में कुछ नहीं देखता है, आपके आंसर सही होने चाहिए। इधर देखो, अब देखो बच्चे क्या होता है, ध्यान से सुनना। लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस डिराइव किया था, ऐसी फिगर लेके, और उसमें हमारे पास ऐसा फॉर्मूला आया था, रिफ्रैक्शन ऑफ इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाय इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम माइनस फर्स्ट मीडियम बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमारा फॉर्मूला आया था लास्ट क्लास में, ऐसा कोई फॉर्मूला देखने को मिला था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में देखा था बच्चे, क्योंकि चक्कर क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो स्फेरिकल सरफेस वाला ही फॉर्मूला यहाँ लगता है, क्योंकि बेसिकली वो जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए किया था। अब देखो इधर देखो बोर्ड पे देखो, चक्कर क्या है कि ऐसा फॉर्मूला कई बार अब आपको याद करना भी होता है। आप पूछोगे सर याद कैसे करें, ये फॉर्मूला आपने लिख दिया। देखो लाइट कौन से मीडियम से किस मीडियम में जा रही है? फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में। तो पहले मीडियम से जा रही है तो क्या लेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। किस में जा रही है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। जो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट मीडियम में, तो इसके नीचे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लिया। जो इमेज बन रही है वो सेकंड मीडियम में, तो इमेज डिस्टेंस हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हो आप इससे, ठीक है। अब क्या है कि इस फॉर्मूले के बेसिस पे हमें इन दोनों सरफेस के लिए ये लगाने हैं, इक्वेशन बनानी है। तो देखो बच्चे, अगर ये ही लगाऊं इसके लिए, तो फर्स्ट मीडियम यहाँ कौन सा है? n1 लिख दिया। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट दूरी ये b है, ये पॉइंट b है। ऑब्जेक्ट की दूरी o से लेके यहाँ ये पॉइंट b है, OB। अभी ये लाइट गई किसमें? सेकंड मीडियम में। सेकंड मीडियम को हमने क्या बोल रखा है? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? n2, ठीक है। और इमेज कहाँ बन रही है? ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। इमेज की डिस्टेंस कहाँ से ली जाएगी? सिर्फ सारे डिस्टेंस यहाँ से लिए जाएंगे। bi1 क्या आ गया? bi1 लिखना है, bc1 bi1 लिखना है, हाँ bi1 सॉरी bi1, ये मैंने ये देखा, ये bi1, ठीक है। n2 माइनस n1 रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? bc1, ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? ये फर्स्ट की इक्वेशन आ गई। अब सेकंड की इक्वेशन बनानी है, बट ध्यान रखना बच्चे, ये जो इक्वेशन, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले के कुछ रूल्स है। ये फॉर्मूला तब वैलिड है, ये वाला फॉर्मूला, जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड हो, इमेज किधर हो? राइट साइड हो। ये फॉर्मूला वैलिड तब है, ध्यान रखना, हर फॉर्मूले की कुछ वैलिडिटी होती है कि ये चीज़ तभी वैलिड होगी जब ये एक सिचुएशन होगी। अगर सिचुएशन चेंज हो जाती है तो चीज़ें चेंज हो जाती है। तो अब दूसरा इसके लिए फॉर्मूला चालू करते हैं, बट इसमें स्टार्टिंग से ही चीज़ चेंज देखने को मिलेगी। इसमें लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही थी? n1 से n2। इसमें लाइट रे कहाँ से जा रही है? n2 से n। तो पहली सबसे चीज़ फेर बदली होगी कि यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ n1 से n2 था, यहाँ क्या हो जाएगा? n to n। तो यहाँ रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो लाइट n1 से n2 जा रही थी, यहाँ n2 से n1 जा रही है, तो n1 की जगह n2 हो गया, और जहाँ जहाँ n1 था n2 है, दोनों एक दूसरे को क्या कर दिए? रिप्लेस कर दिए। कोई डाउट इसमें बच्चों? माइनस बताएंगे बच्चे। पहले आप बताओ n1 n2 में कोई दिक्कत? देखो इसमें पहले लाइट जा रही थी फर्स्ट मीडियम से, जैसे एयर से ग्लास जा रही थी, फिर इसमें किससे जा रही है? ग्लास से एयर जा रही है सेकंड टाइम। तो ये दिक्कत किसी को? अब बात आती है साइन की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस की, ठीक है। देखो अच्छा, एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जैसे मैंने लिखा di1, तो बच्चे कहते हैं सर एक्चुअली ऑब्जेक्ट di1 थोड़ी है। देखो बच्चे होता क्या है, ध्यान से सुनना,
जब मल्टीपल रिफ्रैक्शंस होते हैं, क्या होते हैं? मल्टीपल रिफ्रैक्शन। जैसे मान लो एक लेंस लिया हमने, फिर दोबारा लेंस लगा दिया। तो अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे ठीक इसी के बाद। इस ऑब्जेक्ट की मान लो इमेज बनी, फिर इस इमेज की दोबारा इमेज बनी। ये ऑब्जेक्ट था, इसकी एक बार इमेज बनी, फिर इस इमेज की दोबारा, ठीक है। तो होता क्या है कि इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट और ये इमेज है, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट और ये, बट इस लेंस के लिए इसकी इमेज को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। जब मल्टीपल रिफ्रैक्शन होते हैं, क्या होते हैं? मल्टीपल, इधर सुनो बच्चे प्रिंस, जब क्या होता है? मल्टीपल रिफ्रैक्शन होते हैं। तो पहले के लिए देखो, पहले लेंस के लिए तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है, बट दूसरे लेंस के लिए जो पहले वाली की इमेज होती है उसको क्या मान के चला जाता है? ऑब्जेक्ट मान के चला। समझे या नहीं समझे? फर्स्ट वाले की इमेज सेकंड वाले का क्या होती है? ऑब्जेक्ट। इस वाले इसकी जो इमेज बनी है वो इसके लिए क्या होगी? ऑब्जेक्ट। क्योंकि इस इमेज को फिर से क्या करेगा? इमेज बनाएगा, इमेज की इमेज बनाएगा। क्या करेगा? इमेज की इमेज, जो भी है मेरे आप वह सब पहले छोड़ दो, पहले ये समझ में, इमेज की इमेज बनती है, समझ में। मल्टीपल रिफ्रैक्शन में क्या होता है? इमेज की इमेज। पहला लेंस पहला काम करेगा, दूसरा लेंस फिर से उसको रिप्रोसेस करेगा, ठीक है? आई बात समझ में? अब ऐसे ही क्या हुआ, देखो बच्चे, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनी? I1 पे। अब सेकंड सरफेस ने क्या किया, देखो इसकी इमेज कहाँ बन रही थी? I1 पर। सेकंड सरफेस की वजह से इसकी इमेज दोबारा से कहाँ बन गई? फाइनली I पर। तो जो इमेज I1 पे बनी थी वो कहाँ बनी? I पर। तो एक्चुअली क्या है कि जो I1 है उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। क्योंकि मैंने बताया मल्टीपल रिफ्रैक्शन में क्या होता है, मल्टीपल रिफ्रैक्शन में पहले की वजह से जो इमेज बन रही है वो दूसरे के लिए क्या कैसे काम करती है? ऑब्जेक्ट की तरह। समझ में आया बच्चों? इमेज ऑफ फर्स्ट मे बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड। पहले की इमेज सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट होती है। तो अब जैसे ही यहाँ पे मैंने लिखा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो क्वेश्चन उड़ाया होता है ऑब्जेक्ट तो है नहीं, बट जो पहले की इमेज है वही ऑब्जेक्ट है। पहले की इमेज कहाँ बन रही है? DI1 पे। अब क्वेश्चन ये आया कि DI1 तो मैंने लिखा बट नेगेटिव साइन क्यों लगा दिया? देखो बच्चे, ये फॉर्मूला तब वैलिड था जब ऑब्जेक्ट किधर होता था? लेफ्ट साइड, और इमेज किधर होती थी? राइट साइड। इसमें हमने इसको ऑब्जेक्ट माना है, इसको ऑब्जेक्ट माना है, और ऑब्जेक्ट किस साइड आ गया? राइट साइड आ गया। तो इसलिए क्या लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे। समझे बच्चे? एक तरीके से आप याद करने का तरीका बता रहा हूँ, समझ में आ गई? ठीक है। प्लस N1, और इमेज तो राइट साइड बनी रही है यहाँ पर, इमेज तो सीधी सीधी वैसे ही होगी, क्योंकि इमेज के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इमेज तो राइट यहाँ पे बन रही थी, यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे बन रही थी, कोई दिक्कत। अब देखो N1 माइनस N2, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर को नेगेटिव क्यों माना गया? हमारा ये फॉर्मूला, हमारा जो फॉर्मूला था उस हिसाब से रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट के राइट साइड होना चाहिए था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है? लेफ्ट साइड। इसलिए क्या साइन ले लिया? माइनस साइन लिया। समझे बच्चे? ये नहीं समझे? हमारे हाँ, इस केस में हमारी कन्वेंशंस को हमने अपनी कन्वेंशन के हिसाब से रीअरेंज किया। सर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस DI मतलब DI1 है क्यों? क्योंकि आप पूछना क्या चाहते हो पहले तो? सर आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को DI1 क्यों लिया? आप ये पूछना चाहते हो DI1 क्यों है या फिर क्या क्यों है? DI1 क्यों है? यार जो पहले की इमेज बनी, जो पहले की इमेज तो सर DI1 पे बनी। कहाँ पे? DI1 पे। अरे बच्चों, उसकी इसके लिए हुई, बट इसके लिए तो ये DI, इस सरफेस के लिए तो ये हुई ना इमेज, दी हुई ना। सेकंड सरफेस की बात करें हम, जो पहले की इमेज है वो दूसरे के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसके लिए ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे? देखो इधर देखो, एक मिनट रुको, अच्छे हम बताएंगे सब। इधर देखो पहले बोर्ड पे, कोई दिक्कत है इसमें कोई दिक्कत? ये आ गया फॉर्मूला हमारा, ठीक है। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या किया? नेगेटिव साइन यहाँ ऊपर ले लिया और यहाँ पर नेगेटिव साइन ऊपर ले लिया। जब नेगेटिव साइन ऊपर लोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा N2 माइनस N1। तो दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन इससे, सेकंड इक्वेशन इससे। अब क्या है बच्चे? ये हमारा आ गया। अब क्या है देखो, अगर कोई लेंस थिन होता है, कोई लेंस क्या होता है? पतला होता है, मतलब उसकी खुद की चौड़ाई ज़्यादा नहीं होती। हाँ तो बच्चे, अब एक्चुअल में क्या होगा कि ये एक आ गया। अब लेंस जब थिन होगा, अगर लेंस थिन होगा तो होगा क्या बच्चे? BI1 और DI1 बराबर होगा, BI1 और DI1 बराबर होगा। एक्चुअल में क्या है? इधर देखो कैसे क्या है, पहले समझो। इधर देखो बच्चे, BI1 को आप क्या लिख सकते हो? BI1 को क्या लिख सकते हो? देखो ये पूरा डिस्टेंस क्या लिख सकते हो? BD प्लस, बताएंगे बच्चे। देखो बच्चे सुनो मेरी बात को, कई बार हमें ना फॉर्मूले मानते वक्त थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ता है, वो बताएंगे अभी। पहले कोई डाउट ये बस में बताओ, ये बताओ क्या हम BI1 को BD प्लस DI लिख सकते हैं? BI1 को BD प्लस DI1 लिख सकते हैं?
हाँ बच्चे बोलो। हाँ हो गया। अब इस डिस्टेंस को BD प्लस DI1 लिख सकते हैं पूरा, लिख सकते हैं। ये कोई इसमें कोई डाउट? अगर लेंथ थिन हो जाए, मतलब BD बहुत स्मॉल हो, अगर BD स्मॉल हो तो BD को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो BI1 और DI1 बराबर हो सकता है अगर अप्रोक्सीमेशन ले। अब हमने अप्रोक्सीमेशन देखो बच्चे, देखो एक्चुअली बताता हूँ। अब कई बार बच्चे पूछते हैं सर अप्रोक्सीमेशन क्यों लिया जाता है। देखो बच्चे एक्चुअल कैलकुलेशन वक्त अप्रोक्सीमेशन नहीं होते, रियल कैलकुलेशन वक्त जब हमको ना अप्रोक्सीमेट रिजल्ट चाहिए होते हैं तो हमें अप्रोक्सीमेशन चाहिए होता है। अगर हम किसी टॉपिक के कोर में जाते हैं, अगर आप सच में डिजाइनिंग करोगे तो आपको उस टाइम अप्रोक्सीमेशन नहीं लेने को दिएंगे। अभी आप क्या कर रहे हो, ऊपर से पढ़ रहे हो, ऊपर से फिलहाल इन जनरल पढ़ रहे हो, तो इसलिए आपको ऊपर ऊपर से पढ़ा रहे हैं। जब आप डिटेल में जाओगे, किसी टॉपिक में घुसोगे तो तब नहीं लोगे, मैं फिर से बता रहा हूँ। बट एक्चुअल में क्या है, अभी अप्रोक्सीमेशन इसलिए ले रहे हैं कि CBSE ये मानता है कि जरूरी नहीं बच्चा इस फील्ड में डीपली जाएगा, तो इसको ऊपर से एक आइडिया दे दो। आइडिया दिया जा रहा है। 12th क्लास की क्लास कोई रिसर्च क्लास नहीं होती बच्चे, रिसर्च के लिए PhD है या फिर हायर मास्टर्स होती है। हमको सिर्फ क्या करना है, एक बेसिक आइडिया देना है बस आपको। बेसिक आइडिया के चक्कर में अप्रोक्सीमेशन लेंगे और लेते रहेंगे, कॉलेज में भी लेंगे, बैचलर में भी लेंगे, बट बैचलर के बाद मास्टर या PhD में अप्रोक्सीमेशन नहीं लिए जाएंगे। कारण क्या होता है, क्योंकि वहाँ आपको एक्चुअल रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, बैचलर तक अप्रोक्सीमेशन चलते रहते हैं। तो देखो बच्चे ये आ गया। अब हमने क्या किया, अप्रोक्सीमेशन लेके हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। अगर आप BI1 DI1 को एक मान लो, जैसे BI1 है, इसको भी आप BI1 लिख दो, इसको और ऐड कर दो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर दो, तो क्या होगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये BI1 हो गया, ये इन दोनों को ऐड करोगे प्लस है माइनस से चला जाएगा। फिर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा N1/OB, N1/DI, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इन दोनों का एडिशन। अब इन दोनों के एडिशन को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, हमने N1 N2 माइनस N1 को कॉमन ले लिया और ऐसे लिख दिया। एक बार अच्छे से देख लो बच्चे, अच्छे से देख लो बच्चे, कोई डाउट किसी, कोई डाउट? ये इक्वेशन में है ठीक नहीं, ठीक है हो गया। चलो बच्चे, अब एक्चुअली क्या है बच्चे, ये हमारा रिलेशन आया। देखो बच्चे, हमने जो लेंस यूज किया है वो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस अपनी बेसिक प्रॉपर्टी तो फॉलो हमेशा करता ही करता है। कई बार हमें ना कुछ रिजल्ट्स जानने के लिए कुछ केसेस में वैल्यूज पुट करनी पड़ती हैं, उस वैल्यूज पुट करके हम उन चीज़ों को डिटरमाइन कर सकते हैं। क्या ऐसा होता है तो ऐसा होता है, क्या ऐसा रिजल्ट आता है, कुछ सेट ऑफ रिजल्ट्स हमको मालूम होते हैं, उसके बेसिस पे हम बाकी सेट ऑफ रिजल्ट्स या फॉर्मूले को निकालने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये क्या है, इसके बाद मैं आपको समझा भी दूंगा अगर आप चाहते हो। हमने मान लो कहा कि देखो आमतौर पे ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है कॉन्वेक्स लेंस में, तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट मान लो, ऑब्जेक्ट जो है OB जो है, ऑब्जेक्ट OB क्या है, इन्फिनिटी, तो इमेज, फाइनल इमेज क्या है, DI। इधर बच्चे अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पे, OB अगर सॉरी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो DI क्या होगा, फोकस। हमने ये केस माना और ये केस हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। क्यों किया मैं बताऊंगा बच्चे फिर से, बट आप पहले देखो, अगर मैं पुट कर दूं तो यहाँ पे OB को मैं क्या पुट कर दूंगा, इन्फिनिटी, और ये क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। ऑब्जेक्ट OB कर रहे हैं। अब जैसे ही अगर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ नीचे इन्फिनिटी पुट कर दोगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, N1/DI, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये क्या हो गया, N1/DI, ये हो गया F, N2 माइनस N1 हो गया, और ये वैसे ही की वैसे आ गया। ये इक्वेशन यहाँ से हमारी ऐसे आ गई, ठीक है। अब बच्चे ये इक्वेशन आ गई, अब हम कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं यहाँ पर। देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है, कोई भी लेंस है उसके 2 कर्व सरफेस है, ये फर्स्ट कर्व सरफेस है और ये सेकंड कर्व सरफेस है। जो फर्स्ट कर्व सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, और जो सेकंड कर्व सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं विद साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मतलब राइट वाला जो होगा, राइट साइड जो होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और लेफ्ट साइड वाला जो होगा उसको नेगेटिव लेंगे। तो जो हमारा जो BC1 है, जो फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसका साइन पॉजिटिव R1 होगा, और जो सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर जो इधर पड़ रहा है, लेफ्ट साइड पड़ रहा है, उसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ तक तो प्रोसेस कर दिया, BC1 की जगह क्या हो जाएगा, BC1 की जगह क्या हो जाएगा R1, और DC2 की जगह क्या हो जाएगा, -R2। माइनस लगने से यहाँ का साइन हुआ, ये यहाँ का साइन हो गया, वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ये आ गया इसकी जगह। सर आपने -R2 क्योंकि लेफ्ट साइड है ना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट के लेफ्ट है,
और इसका इस पॉइंट के राइट है, ठीक है। N1 इधर ले लें। अब देखो बच्चे ये N1 है, इसको हम इधर ले जाएंगे, ठीक है, LCM लेके काट दिया उसके बाद। इधर देखो बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा N2 बाय N1 और ये क्या हो जाएगा N1 बाय N, ये हमारा रिलेशन आ जाएगा, ठीक है अच्छा। तो बच्चे खत्म हो जाता है। हम जब लेंस मेकर फॉर्मूले की बात करते हैं तो हमने आपको एक क्वेश्चन दिया और उसमें आप लोगों ने ट्राई किया उसको पुट करके, तो ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब एक्चुअली में क्या होता है बच्चे, थोड़ा सा आप देख लो बच्चे कितने कितने टाइप के लेंस एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। ये होता है, इस लेंस को कहते हैं कॉन्वेक्स, बट आपसे ध्यान रखना इसको कॉन्वेक्स की जगह आप डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलोगे। क्या बोलोगे? डबल कॉन्वेक्स। अब इस बच्चे ने पूछा क्यों बोलोगे, आप बताओ क्यों, क्यों बताओ सर क्योंकि इसको जब रे पास होगी तो फिर 2 बार वो होगी ना, तो आपने पहले देखो बच्चे, हर लेंस के 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं। कितने रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं? 2। इसके दोनों ही जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उनका शेप कैसा है? उनका शेप कैसा है? कॉन्वेक्स। तो इसको डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। ये एक लेंस है, कोई बच्चा बताएगा इसको क्या कहें? एक सरफेस इसका प्लेन है, पहला सरफेस, दूसरा कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। इसको क्या कहेंगे? डबल कॉन्केव। कभी कभार ऐसे मतलब ध्यान रखना चाहिए, डबल की जगह बाई कॉन्केव, बाई भी बोल देते हैं, डबल की जगह बाई, काम वाली बाई नहीं बच्चों। और इसको क्या कहेंगे फिर? प्लेन कॉन्केव, प्लेन कन्वेक्सो कॉन्केव भी, मतलब ये सब भी होते हैं, बट हमारा उससे ज़्यादा लेना देना अभी नहीं है। चलो बच्चे, हम कुछ चीज़ें ध्यान देते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो हमारा ये डबल कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इधर देखो बच्चे बोर्ड पे। तो अगर मान लेते हैं कि इसके 2 कर्व सरफेस है, पहला ये कर्व सरफेस है, दूसरा ये कर्व सरफेस है। मान लो दोनों का रेडियस सेम है, दोनों कर्वेचर का रेडियस सेम है, आर और आर। क्या है? आर और आर। तो ये फॉर्मूला, जब हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ये वाला जो फॉर्मूला होता है, क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला? मान लो R1 भी R है और R2 भी R है, बट R1 को हम क्या लेंगे? पॉजिटिव R, और R2 को क्या लेंगे? R2 को क्या लेंगे? नेगेटिव R माइनस R। समझ में आया क्यों? क्योंकि इसका रेडियस इधर पड़ेगा राइट साइड, इसका सेंटर किधर पड़ेगा? लेफ्ट साइड। तो ये क्या हो जाएगा? 1/f N2 N1 माइनस 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो ये क्या हो जाएगा? 1/r माइनस 1/-r, क्योंकि ये R है और ये माइनस R। ये क्या हो जाएगा? 1/r प्लस 1/r। ये क्या हो जाएगा? 2/r। तो मैं ये वैल्यू को क्या लिख दूंगा? 2/r। मैंने शॉर्ट में लिख दिया बच्चे यहाँ पर। खैर आप तो कभी भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बच्चे बताना, इस केस में R1 R2 की वैल्यू क्या ली जाए? R1 को क्या लेंगे? जो प्लेन सरफेस होता है उसका रेडियस जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? इन्फिनिटी। क्योंकि प्लेन सरफेस कर्व नहीं होता। कैसा नहीं होता? कर्व। फ्लैट सरफेस कर्व नहीं होता। अगर कोई फ्लैट सरफेस है, अगर हम आपसे पूछें बताना उसका रेडियस कहाँ होगा, तो आप कहोगे ये तो फ्लैट है, इसका रेडियस तो एक्चुअल में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट करेगा। जैसे मान लो अभी हम अर्थ पे बैठे हुए हैं, तो अर्थ हमको कैसे दिखती है? फ्लैट दिखती है, क्योंकि अभी अर्थ का रेडियस क्या है? बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा मतलब काफ़ी लार्ज, 6400 किलोमीटर, जो एक लार्ज वैल्यू है जिसको आप इनफाइनाइट भी ट्रीट कर सकते हो। समझ में आ रहा है बच्चों? प्लेन सरफेस के लिए हम रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या ट्रीट करते हैं? क्या ट्रीट करते हैं? इन्फिनिटी, ठीक है। और R2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? मान लो माइनस R, माइनस क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 1/∞ माइनस R। 1/r। चलो बच्चों एक काम करो, ये 2 तो मैंने निकाल दिए। अब आपका काम है इन दोनों की वैल्यू निकालने का। हम आपको 2 मिनट दे रहे हैं, जल्दी से इनकी वैल्यूज़ निकाल के बताओ। हम लोगों को लेंस मेकर फॉर्मूला से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास एक लेंस है, जो कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। कैसा लेंस है? कन्वेक्स।
अब कन्वेक्स लेंस है, उसके बारे में हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है यहाँ पर दोनों सरफेसेस का। देखो अच्छे एक्चुअली क्या होता है, कन्वेक्स लेंस दो सरफेस से मिलके बना होता है। ये फर्स्ट सरफेस हुआ और ये सेकंड सरफेस हुआ। ज़रूरी नहीं है दोनों सरफेस का जो कर्वेचर वो सेम हो सकता है दोनों सरफेस का कर्वेचर क्या हो, अलग अलग हो। इधर देखो बच्चे, ये फर्स्ट सरफेस इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमको क्वेश्चन में दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ डबल कन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। इट्स फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब ग्लास से बना लेंस। तो हमको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। लेंस का जो मटेरियल है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है। हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये। तो 1 बाय फोकल लेंथ में एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चे, बताना। अब बच्चे कितनी दी है, 12 पुट कर देंगे। N2 क्या होगा बच्चे, N2 क्या होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका होगा, लेंस का, ग्लास का होगा, क्योंकि लेंस ग्लास का बना है। लेंस ये ग्लास जो भी है। N1 क्या होगा, जो कौन सा मीडियम होता है, आउटसाइड मीडियम। आउटसाइड मीडियम आमतौर पे क्या होती है, एयर। एयर का 1 ले लेते हैं। 1 बाय फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड रेडियस माइनस सेकंड। फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 1 बाय 10। अब देखो बच्चे इनके साइंस कैसे लें। देखो ये जो फर्स्ट रेडियस, ये जो फर्स्ट कर्वेचर है, इधर देखो बच्चों, ये जो फर्स्ट कर्व है हमारा, बंद कर दो बच्चे इसको, इसे आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। ये वाला चला लो। ये जो फर्स्ट, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है फर्स्ट, इसका ये जो कर्वेचर है फर्स्ट कर्वेचर है, इसका रेडियस किधर एग्जिस्ट लाई करेगा, इसका सेंटर किधर होगा, इधर। अब इसका साइन पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें बच्चे, बताओ। ये जो फर्स्ट कर्व है हमारा, इसका रेडियस इस साइड होगा। साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, बताओ बच्चे। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि बच्चे अगर हम लोग कन्वेंशन लें, नॉर्मली कन्वेंशन लें, अगर ये रेफरेंस लिया जाता है तो राइट वाली चीज़ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये क्या हो गया 10, अच्छा प्लस ये माइनस 1 बाय सेकेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है 15 है, इसका साइन क्या लें, पॉजिटिव लें नेगेटिव लें, बताओ प्रिंस। क्यों नेगेटिव, क्यों, क्योंकि सर इसका जो रेडियस है वो लेफ्ट साइड है। सेकंड कर्वेचर ऐसा बन रहा है, देखो सेकंड कर्वेचर ऐसा है। ये जो सेकंड कर्वेचर है वो ऐसा होगा, इसका रेडियस किधर होगा बच्चे, इधर। सेकंड कर्वेचर इसका रेडियस किधर होगा, लेफ्ट साइड। तो ये क्या लेंगे हम लोग, -15। ठीक है बच्चे, समझ में आया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/12 इज इक्वल टू n ग्लास -1, 1/10 प्लस 1/15। विपुल बताओ बच्चे क्या आएगा, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 1/6। विपुल, आपका नाम विपुल है बच्चे, बताओ कैसे, बताओ क्या करोगे। ये कट जाएगा, 1/6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1/2 इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास -1। इसको इधर ले आएंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस 1। 1/2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 3/2। 1.5 3/2। ठीक है बच्चों, मैंने पहले सही किया। हमारे पास ये डबल कनकेव लेंस है मान लो, और मान लो हमने आपको दिया है कि इसके दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है। ये पहला रेडियस होगा, ये दूसरा रेडियस। ये दो कर्व सरफेस है, पहले ये कर्व सरफेस है, दूसरा ये कर्व सरफेस है। तो हम फिर से ये फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर R1 और R2 की वैल्यू तो बराबर है, जैसे मान लो R और R। R1 का साइन क्या लेंगे बच्चों, क्यों बच्चे बताओ। ये इस साइड को बन रहा है। देखो बच्चे, ये कर्वेचर इधर देखो बोर्ड पे हरी, ये कर्वेचर बच्चे कर्व सरफेस बन रहा है। इसका रेडियस किधर पड़ेगा, इस ये जो कर्व है इसका रेडियस कहीं लेफ्ट साइड पड़ेगा, सेंटर देख लो ना, इसका सेंटर कहीं लेफ्ट साइड पड़ेगा। और लेफ्ट साइड क्या होती है, नेगेटिव होती है। समझ में आ रहा है। इधर देखो अनन्या, ये दूसरा सरफेस है, इसका रेडियस राइट साइड पड़ेगा तो पॉजिटिव आएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों ही वैल्यू को यहाँ फिर से पुट कर देंगे, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर n2 n1 -1 -2/r। अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों ये है कि यहाँ नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है इस केस में, क्यों ऐसा नेगेटिव क्यों आया। ये इमेज जो होगी सर डाइवर्जिंग। देखो बच्चे, हमने आपको बताया है कि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है, इसलिए साइन भी क्या आया है, नेगेटिव आया है यहाँ पे हमारे फॉर्मूले से, एक्सप्रेशन से। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है।
समझे नहीं समझे? फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है। अब बच्चों हम आते हैं प्लेनो कनकेव पे। तो R1 की वैल्यू को क्या लेंगे हम लोग, इन्फिनिटी प्लेन है, और R2 को क्या लेंगे, प्लस आर या माइनस आर, क्योंकि इसका सेंटर राइट साइड पड़ेगा तो प्लस आर। तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/r। जब पुट करोगे तो ये आ जाएगा। अब कुछ देख लिया बच्चे, आप लोगों ने पुट वुट कैसे करते हैं, थोड़ा आइडिया लग गया होगा आप लोगों को। अब क्वेश्चन में बच्चे एक दो चीज़ हम समझते हैं। अच्छा देखो बच्चे, मान लो हमारे पास ये एक डबल कन्वेक्स लेंस है, ये इधर देखो ऐसा। अगर हम इसको बीच से काट दें, ठीक बीच से काट दें, तो इसकी फोकल लेंथ पे और पावर पे क्या फ़र्क देखने को मिलेगा। मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, कोई हल्ला नहीं मचाएगा। बताओ बताओ बच्चे, अंकित क्या फ़र्क पड़ेगा, बीच से काट दे फोकल लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये डबल कन्वेक्स लेंस है, मतलब दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है इसके। आधी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, क्या होगा, एलोरिका बताओ, एलोरिका, अरे सुने नहीं रही। फ्रेंड्स बताओ क्या फोकल लेंथ, चलो बच्चे देखते हैं। देखो भाई, ऐसी फिगर के लिए ये फॉर्मूला होता है, ऐसी फिगर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। अगर इसको बीच से काटेंगे तो ये ऐसे से कैसा बन जाएगा, इधर 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 बच्चे, अगर इसको बीच से काटेंगे तो कैसे से कैसा बन जाएगा, ये ऐसे से ऐसा हो जाएगा। भाई इधर देखो, बोर्ड इधर है बच्चे, उधर नहीं है बोर्ड। इतनी मित्रता ठीक नहीं है जब नजरें दोस्त पे टिकी हुई हो सारा दिन भर। इधर देखो बच्चे, देखो तो जब बीच से काट दोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो पहले फोकल लेंथ ये ऐसी होगी, बाद में ऐसी हो जाएगी। कंपेयर करें फोकल लेंथ, देखना क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ बढ़ रही है, घट रही है, डबल हो रही है, घट रही है, आधी हो रही है, हाइट डबल हो रही है, आधी हो रही है, डबल हो रही है भाई। देखो बच्चे, अगर आप इस चीज़ को कंपेयर करो थोड़ा अच्छे से, बच्चे मैथमेटिक्स है इसमें, फिजिक्स तो कुछ भी नहीं है। तो फोकल लेंथ बच्चे देखो, ये 1 बाय फोकल लेंथ, देखो 1 बाय फोकल लेंथ हाफ हो रहा है, यहाँ 2 था, यहाँ 2 नहीं है, बट फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, फोकल लेंथ ट्वाइस हो जाएगी। अगर आप चेक करो, कंपेयर काट के देख लो एक बार। अब पावर पे क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, 1 बाय फोकल लेंथ ही पावर होती है, ये पावर होती है, पावर ही 1 बाय फोकल लेंथ होती है। तो पावर ये रही, ये पावर है। तो पावर पहले 2 थी, अब क्या हो गई यहाँ 1। तो अगर ऐसा कट करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो फोकल लेंथ समझ में तब बच्चे आएगा जब मैथमेटिकली काट करके देखोगे ना। आप कर, अरे बच्चे तरबूज थोड़ी है, आप खुद सॉल्व करो बच्चे। कट करके देखो बच्चे। हमारे पास अगर कोई एक कन्वेक्स लेंस है, जैसे मान लो ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है जिसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग नेचर का है। कैसे नेचर का है, कन्वर्जिंग। एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, कोई कन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग भी बिहेव कर सकता है। हम लोग ऐसा कहते हैं कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज कन्वर्जिंग इन नेचर, ऐसा ट्रू नहीं है। फिर एक्चुअल में क्या है, इसके अलावा ट्रू क्या है फिर, अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है, कन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग नहीं होता तो फिर कैसा होता है। देखो बच्चे, फिर ऐसा होता है कि ये जो लेंस का किसी नेचर, जो नेचर होता है कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग का, ये इस फैक्ट पे डिपेंड करता है कि बाहर का मीडियम क्या है, बाहर का मीडियम क्या है, ये हमें कैसे पता चलेगा। देखो बच्चे, आम तौर पे ऑर्डिनरीली बाहर का मीडियम क्या होता है, एयर है, जो कि रेयरर होती है, रेयरर मीडियम होती है। और ग्लास जो होता है वो आमतौर पे डेंसर होता है। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है उस हिसाब से यहाँ जो वैल्यूज़ आती है, इसके अंदर N2 बड़ा होता है N1 से। मोस्टली आमतौर पे अभी हम यूज़ करें, जैसे मैंने चश्मा पहन रखा है तो बाहर एयर है, बट कोई एक सिचुएशन ऐसी हम मान लें जिसके अंदर जो शीशा है, लेंस है, वो ऐसे मीडियम में रखा है जिसका आउटसाइड मीडियम डेंसर है। कैसा मीडियम है, डेंसर, उसके कंपैरिजन में, क्योंकि रेयर और डेंसर क्या होता है, कंपैरिजन में होता है।
कम या ज़्यादा मार्क्स कंपैरिजन में होते हैं। आपके मार्क्स अगर 85-90 आ जाते हैं तो कम नहीं है, बट अगर आपके कज़न के मार्क्स 95 आ जाते हैं तो आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो ये बच्चे ये रिलेटिव टर्म्स हैं, कंपैरिजन से आती हैं। इधर देखो बच्चे बोर्ड पे। तो अब एक्चुअल में क्या है कि अगर हम इसको किसी डेंसर मीडियम में प्लेस कर दें, डेंसर मीडियम में प्लेस कर दें, जिस केस में N1 ज़्यादा हो जाए N2 से, मतलब बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर वाले से ज़्यादा, बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर वाले से ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे सिनेरियो में आमतौर पे ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है। अगर ये बड़ा ये छोटा है तो ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी, क्योंकि न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो 1 से बड़ी, और 1 से बड़ी वैल्यू से 1 को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। कैसे वैल्यू मिलती है? पॉजिटिव। बट मान लो हमने उल्टा कर दिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया, इसका कम हो गया, इसका मतलब N1 बढ़ गया और N2 कम है। तो ऐसे में अगर न्यूमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो मैथमेटिकली, तो ये वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी, और 1 से छोटी वैल्यू से 1 को माइनस करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? नेगेटिव। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो f है फोकल लेंथ, उसका साइन शिफ्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब कन्वेक्स लेंस कैसा बिहेव करेगा? कनकेव की तरह, कन्वेक्स लेंस कनकेव की तरह डाइवर्जिंग बिहेव करेगा, और कनकेव लेंस कैसा बिहेव करेगा? कन्वर्जिंग की तरह, मतलब उल्टा नेचर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ध्यान रखना बच्चों, जब कभी हम किसी लेंस का मीडियम चेंज कर देते हैं तो उसका फोकल लेंथ, पावर वावर सब कुछ क्या हो जाता है? सब कुछ चेंज हो जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि कितना चेंज होगा। ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? बाहर वाला मीडियम कैसा है। अच्छा देखो बच्चे, मान लो एक इधर ध्यान रखना बच्चे, देखो बच्चे मान लो लेंस है, इसका मीडियम तो फिक्स्ड है क्योंकि ये जो बना है। अब अभी बाहर एयर है, इसको मैं पानी में डुबा दूँ तब इसका पावर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअल में क्या किया, अगर आपने इस लेंस को पानी में डुबाया तो आपने इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो चेंज नहीं किया, बट बाहर के मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया, तो इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी? N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और N1 की वैल्यू से चेंज होते ही बाकी रिजल्ट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जबकि आपने लेंस के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, सिर्फ क्या चेंज किया? मीडियम चेंज किया। और इवन अगर आप चेंज करो कुछ चीज़ें, जैसे बाहर का मीडियम डेंसर ले लो, पूरा डेंसर ले लो, उससे ज़्यादा डेंसर ले लो, तो उसका बिहेवियर ही क्या हो जाएगा? पूरा उल्टा हो जाएगा। समझे बच्चे? जैसे मान लो ये मेरे पास लेंस है, मान लो, अब ये मान लो लेंस है, जो मैंने लेंस पहना है मान लो कनकेव नेचर का है, ठीक है। लेटेस्ट टिक मुझे पता नहीं है ये किस मटेरियल का है, मान लो जिस भी मटेरियल का है, चलो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लो 1.6 है, लेटेस्ट टिक मैं मान लेता हूँ, मुझे नॉलेज नहीं अभी। तो बाहर अभी क्या है? एयर है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? 1। बट मान लो मैं इसे किसी ऐसे मीडियम में डिप कर दूँ जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.8 है। अब ये लेंस कैसा बिहेव करने लग जाएगा? कन्वेक्स की तरह बिहेव करने लग जाएगा। थोड़ा आइडिया लगे बच्चों आपको? बट अब मान लो ये तो हमने डिस्कस कर लिया ज़्यादा या कम वाली वैल्यू। अगर इस लेंस को ऐसे मीडियम में डिप कर दे जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से सेम है, अगर N1 और N2 बराबर हो जाए, इसमें तो सर काम ही नहीं करेगा, नेचर चेंज हो जाएगा। सर सीधा जीरो। अगर N1 N2 बराबर होंगे तो लेंस बेसिकली ना कन्वर्ज करेगा ना, क्यों? क्योंकि ये बराबर हो जाएगा, ये कट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये एक तरीके से ट्रांसपेरेंट, इधर बच्चे इधर बोर्ड पे देखो बच्चे, कैसा बिहेव करेगा? ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह बिहेव करेगा। ये ध्यान रखना। इसका थोड़ा सा एग्जांपल मैं बच्चों और दे देता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, कभी कभार जादूगर कहते हैं कि हम पानी पे चल के दिखा सकते हैं, जबकि वो पानी पे चल नहीं रहे होते। एक स्विमिंग पूल सा बना रखा होता है, एक सेटअप बना रखा होता है, उनमें उन्होंने एक ऐसा ग्लास लगा रखा होता है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पानी के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के मिलता जुलता होता है। तो ऐसे चलते हैं वो, और हमको उन दोनों में डिफरेंस नहीं लगता, क्योंकि पानी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? सेम होता है। तो हमको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। हम दो चीज़ों को ऑप्टिकली तब डिफरेंशिएट कर पाते हैं जब उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और दूसरे मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग हो। मान लो बच्चे हमने यहाँ एक शीशा लगा दिया ऐसा जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर जैसा हो। कैसा हो? एयर। और एयर जैसा हो और वो बिल्कुल साफ हो, मिट्टी नहीं हो, तो क्या होगा? मैं चलता जाऊँगा और सीधा सीधा टकरा जाऊँगा, क्योंकि मुझे लगेगा ही नहीं शीशा है यहाँ पे कुछ है। और साफ़ है, और शीशा मैला वाला होता तो बात भी होती, बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि मुझे वो डिफरेंस महसूस ही नहीं होगा।
समझ में आया बच्चों, ये नहीं आया? बोलो। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, जब हमने उसको एयर में रखा है। अब उस कन्वेक्स लेंस को हम उसका मीडियम चेंज कर देंगे, उसको हम वाटर में प्लेस कर देते हैं। अब उसकी क्या फोकल लेंथ होगी? तो एक तरीके से बच्चे ये क्वेश्चन भी वैसा ही है जो कंपैरिजन का है। जैसे हम आपको ऑर्डिनरी क्वेश्चन देते हैं, कंपैरिजन करना है फोकल लेंथ का एयर में और वाटर में। तो क्या फॉर्मूला बनेगा भैया? एयर में फोकल लेंथ क्या होगी? एन ग्लास, ये फॉर्मूला है ना बच्चे? जी सर। ये लगा दें पूरा का पूरा। अब यहाँ ये वैल्यू मायने नहीं रखती है, हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। एन ग्लास बाय क्या होगा? चैन वाटर। सर मैंने तो 2r लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो तो सीधा काट दिया ना मैंने। वो तो डिवाइड होना है ना बच्चे। देखो हमने लेंस को नहीं छेड़ा है, हमने मीडियम को छेड़ा, चेंज किया है। तो ये तो अगर आप कंपैरिजन करते हो, जब फोकल लेंथ एयर में लेंस रखा था या जब वाटर में रखा था, तो हमने फॉर्मूले दोनों के लिए लिख दिए। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब डिवाइड कर रहे हैं, ये तो कट जाएगा क्योंकि हमने लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह का तो छेड़ा नहीं है, हमने सिर्फ बाहर का मीडियम क्या किया है? चेंज किया है। तो फॉर्मूले में बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी बच्चे, सब कुछ सेम होगा मोस्टली। लेंस ग्लास का है, ग्लास का ही है, बस ये है कि आउटसाइड मीडियम पहले एयर था, अब क्या हो गया? वाटर हो गया। सब कुछ सेम है, देख रहे हो, पूरा फॉर्मूला सेम है, बट आउटसाइड मीडियम सिर्फ चेंज हो गया। तो बाकी सब चीज़ें कट जाएंगी। अब क्या होगा अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर क्या हो जाएगा? एफ वाटर बाय एफ एयर इज इक्वल टू दिस। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है बच्चे हमें दिया हुआ है? 1.5। एयर कितना है? 1 -1 1.5 1.3 कितना दिया? 4/3 दिया हुआ है हमने वाटर का। 4/3 नहीं 1.5/4। भाई सिंपल ले ले 1.33। रुक जाओ भाई। ठीक है अच्छे। अब इसको ये कितना आएगा बच्चे बताना है, ये कितना आ जाएगा? सर ये आएगा आपका 0.5 बाई 0.5 अपॉन 4। ये कितना आ जाएगा? जी सर ये आ जाएगा ना आपका 4.5 माइनस 4 0.5 हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा। ये आ जाएगा, ऐसे कुछ सिंप्लीफाई करेंगे। ले भाई यार मेरा सही आ रहा है। वाटर का एफ वाटर एयर में कितना है? 20। ये कट जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। 20 × 4 80। फोकल लेंथ इन वाटर विल बी 80 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। सीधे बोर्ड पे देखो बच्चों। अनन्या बोर्ड पे देखो बच्चे, मैं रिपीट नहीं करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए।